दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका बिहार दरोगा न्यू भर्ती आने वाला है, सुगबुगाहट हो गया है, बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिलेगा। और ये हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें हम लोग जो आज क्वेश्चन देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन 1275 पोस्ट दरोगा पर पूर्णतः आधारित होगा। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें 50 में आपका 35 प्लस नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आपको होमवर्क सीरीज जो है डेली सुबह 8 बजे आता है, तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग फुल डिटेल्स सोल्यूशन को देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? यहाँ पर बात हो रहा है किसका? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो प्रस्तुत किया वो कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को किए थे। कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो स्वीकार जो किया गया है 22 जनवरी 1947 को। क्या ध्यान दीजिएगा? 22 जनवरी 1947 को। अब प्रस्तावना से आपको कई प्रकार के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो आपका सवाल बनता है, प्रस्तावना में याद रखनी है स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितनी है? 5 स्वतंत्रता है। और बोल सकते हैं समानता कितनी है? समानता कितने प्रकार के हैं? तो याद रखनी है 3 प्रकार की समानता है। और 2 प्रकार की याद रखनी है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये चीज ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता क्या क्या है? विचार हो गया आपका, अभिव्यक्ति हो गया, धर्म हो गया, विश्वास हो गया और उपासना हो गया। क्या बोलेंगे? धर्म हो गया, विश्वास हो गया और उपासना। यहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में याद रखनी है न्याय जो लिया गया है, 3 प्रकार के न्याय लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? रूसी क्रांति से। इसमें याद रखनी है कौन कौन लिया है? आपका आर्थिक हो जाएगा और सामाजिक हो जाएगा और आपका एक क्या हो जाएगा? राजनीतिक हो जाएगा। ये चीज ध्यान देनी है। और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। और 2 प्रकार की जो समानता की बात की गई है, ये कौन कौन है? प्रतिष्ठा और अवसर। क्या याद रखेंगे? प्रतिष्ठा और अवसर। पूछा जाएगा कि आपको प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ है? हाँ, तो मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया। याद करने हैं एएसपी, यानी कि अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। तो यहाँ से प्रस्तावना से लगभग आपका क्वेश्चन हमने डील कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुत्व जो लिया गया है, ये फ्रांस के फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। अब आपको यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति से थोड़ा सा समझिए। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। 1789 से कहाँ तक चला था? 1799 तक फ्रांस की क्रांति चला था। फ्रांस की क्रांति जब हुआ था तो उस समय वहाँ का राजा कौन था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो लुई 16वां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लुई 16वां हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को लिया गया है। अब यहाँ पर आयरलैंड है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदात्मक प्रणाली। क्या बोलेंगे? संसदनात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना का भाषा लिया गया है और समवर्ती सूची को लिया गया है। इन सभी बातों को ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए एक कदम उठाएगा? देखिए इसमें जो है हम लोग टॉपिक से लिए हैं क्वेश्चन। पहले पॉलिटी को होगा, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद साइंस, उसके बाद स्टैटिक। तो इस तरह से जब क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका जो है एक स्वरूप भी तैयार होगा और आप रफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत की गठन की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? अनुच्छेद 40 में किया गया है। और ये किसके भाग हैं? तो याद रखनी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या बोलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और इसकी चर्चा किसमें है? संविधान के भाग 4 में चर्चा की गई है। और इसको कहाँ से लिया गया है? अभी तुरंत हमने बताया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, आप लोग को ये पता होगा कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? तो स्पेन देश से लिया है। कहाँ से लिया है? स्पेन देश से। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए। 36 में क्या बोला गया है? डीपीएसपी की राज्य की परिभाषा। 37 में बोला गया है ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय नहीं होगा। 38 में क्या बोला गया है? लोक कल्याणकारी की बात। 39 में बोला गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 जो आपका प्रश्न पूछ रहा है ग्राम पंचायत का गठन। 41 में बोला गया कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में बोला गया है प्रस्तुति सहायता। 43 में बोला गया है निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के क में क्या बोला गया? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
43 के ख में क्या बोला गया है, याद रखनी है सहकारी समिति। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। 45 में क्या है, 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता-पिता का अधिकार होगा। 46 में बोला गया है एससी एसटी का प्रावधान। 47 में बोला गया है पोषण यानी कि पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में बोला गया है कृषि एवं पशुपालन। 48 के क याद रखनी है, इसमें हो जाएगा पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण। 49 में बोला गया राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण और 50 में बोला गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। और अनुच्छेद 51 में क्या बोला गया, विदेशी शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इन सभी आर्टिकल को हमने बता दिया, आपको ध्यान देनी है। आगे के सवाल को देखिएगा, जो रेगुलर वे में क्लास कर रहे होंगे उसको लगभग जो है अभी तक बहुत सारा आर्टिकल जो है याद हो गया होगा, क्योंकि हम बार बार दोहराते हैं, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। देखिए भारत की नागरिकता की बात करिएगा तो ये 1955 में अधिनियम आया, नागरिकता अधिनियम। और 1955 के अधिनियम के द्वारा भारत में 5 प्रकार से नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण याद रखनी है, एक हो जाएगा आपका पंजीकरण, और एक आपका हो जाएगा भूमि विस्तार। क्या याद रखनी है, भूमि विस्तार। भूमि विस्तार को ही कई क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार भी दिया जाता है। तो ये संपत्ति अधिग्रहण करके यहाँ पर आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर नागरिकता की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। और अनुच्छेद की बात करिएगा तो 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति की बात करिएगा तो भारत को राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 के तहत जो है कौन दिलाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर बात आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद की चर्चा पूछेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 52 में है। 53 में क्या बोला गया है, कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, 53 राष्ट्रपति में। 54 में बोला गया है निर्वाचन मंडल यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। 55 में बोला गया है, याद रखनी है, निर्वाचन पद्धति यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संकरीय मत प्रणाली द्वारा होगा। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है और याद रखनी है 5 वर्षों का होगा। 57 में बोला गया राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित यानी दोबारा जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं। 58 में बोला गया राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता है। 59 में शर्तें हैं और 60 में आपका शपथ हो जाएगा और 61 में आपका क्या हो जाएगा, महाभियोग। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति पर क्या लगता है, महाभियोग लगता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इनको हटा सकते हैं। और 62 में याद है कि जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो 6 माह के अंदर उनको भरा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है, तो 14 दिन के अंदर। क्या बोलेंगे, 14 दिन। देखिए धन विधेयक, क्या बोलिएगा, धन विधेयक। धन विधेयक की बात करिएगा तो धन विधेयक की चर्चा, परिभाषा अगर पूछेगा, परिभाषा पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। वहीं अगर पूछेगा कि धन विधेयक के लिए क्या क्या पारित होना है, धन विधेयक पारित होगा किस मतलब बोल सकते हैं रूल रेगुलेशन के द्वारा, तो ये इसकी चर्चा अनुच्छेद 109 में की गई है। अब धन विधेयक जो याद रखिएगा, ये जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के द्वारा लाया जाता है और इसको कहां पर भेजा जाता है, लोकसभा में। लोकसभा में बोल सकते हैं इसको संपूर्ण मतलब बोल सकते हैं अधिकार है। राज्यसभा नाम मात्र का है। क्या बोलिएगा, राज्यसभा जो है नाम मात्र का है। यह सिर्फ 14 दिन इसको रख सकते हैं। अगर 14 दिन में लौटा दिया तो ठीक है, अगर नहीं भी भेजा तो समझा जाएगा कि राज्यसभा द्वारा पारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की बात करिएगा, इसको स्थापना कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को। क्या याद रखेगा, 25 जनवरी 1950। तो राइट आंसर कहां से हो जाएगा, 25 जनवरी 1950। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग, चुनाव आयोग से क्या क्या सवाल बनता है। चुनाव आयोग कैसा निकाय है, तो याद रखनी है संवैधानिक निकाय है। क्या बोलिएगा, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्यों है, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान के भाग बोल सकते हैं 15 में की गई है। निर्वाचन आयोग बोल सकते हैं या चुनाव आयोग। और इसके अनुच्छेद की बात करेगा, आर्टिकल की बात करेगा तो 324 आर्टिकल में इसका वर्णन है। 324 से 329 तक इनको देखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो याद रखनी है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका सी.डी. देशमुख। कौन हो जाए, सॉरी सी.डी. देशमुख नहीं होगा, यहाँ पर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। भारत का अगर आपको मुख्य चुनाव पूछा जाएगा तो याद रखनी है सुकुमार सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन हो जाएंगे। वहीं अगर पूछेगा प्रथम महिला पूछेगा आपको, तो प्रथम महिला पूछेगा तो याद रखनी है बी.एस. रमा देवी हो जाएंगे। ठीक है, और अभी अगर वर्तमान में पूछेगा कि चुनाव आयुक्त कौन है आपका, तो याद रखनी है राजीव कुमार। कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार, ये याद रखनी है। और राजीव कुमार किस क्रम के बने हैं, तो 25वें नंबर क्रम के बने हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन याद रखनी है 1951 में किया गया था, और बोल सकते हैं सामाजिक आर्थिक या पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग थे उनके लिए भूमि विस्तार की बात की गई थी इसमें, और इसी के द्वारा पहला संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 में करते हैं कौन, राष्ट्रपति। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका बात करेगा कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखनी है महज जो है 6 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का, 6 वर्षों का होता है। और इसको हटाया कैसे जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ गया। याद रखिएगा, हटाता कौन है, संसद हटाते हैं। और संसद किस प्रक्रिया द्वारा, तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर वर्तमान में पूछेगा कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है ये आपका हो जाएगा संजय मूर्ति। कौन हो जाएंगे, संजय मूर्ति हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। यानी कि भारत का संवैधानिक निकाय, संवैधानिक का मतलब होता है जिसका चर्चा संविधान में की गई है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी चर्चा संविधान के 148 आर्टिकल में की गई है। भारत का मुख्य चुनाव आयोग, इसका चर्चा 324 में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी चर्चा 312 में की गई है। तो यहाँ पर से देख लीजिए, केंद्रीय सूचना आयोग एक प्रकार का बोल सकते हैं संवैधिक निकाय, क्योंकि ये अधिनियम के द्वारा, और बोल सकते हैं आरटीआई यानी कि बोल सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका जो किया गया था पहला नाम, और इसका गठन कब किया गया था, 2005 में किया गया था। कब किया गया था, 2005 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 क्वेश्चन आपको हमने पॉलिटी का करवाया, उम्मीद है कि आप लोग भी बना रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार क्या होता है। देखिए, आकाशगंगा मिल्की वे को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं दुग्ध गंगा। क्या बोलेंगे, दुग्ध गंगा भी इसी को बोला जाता है। और इसका आकार पूछेगा तो 80% लगभग सर्पिलाकार होता है, इसीलिए इसको हम लोग सर्पिलाकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है। तो एक विषुव एक बार में बोल सकते हैं 2 बार आता है। कितनी बार आता है, 2 बार। ये किस किस दिन आता है, तो याद रखनी है 21 मार्च को आता है, और बोल सकते हैं 23 सितंबर को आता है। क्या बोलिएगा, 23 सितंबर को आता है, क्योंकि इस दिन याद रखनी है दिन और रात जो है दोनों क्या होते हैं आपका, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण में कौन सुरक्षित रखता है। तो सूर्य की परावैंगनी किरण जो है कहाँ पर होती है, तो याद रखनी है समताप मंडल में। क्या याद रखिएगा, समताप मंडल में। और समताप मंडल में याद रखिएगा ओजोन से प्रभावित होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, और ओजोन को सुरक्षित रखता है। और समताप मंडल में इसकी अगर लंबाई पूछेगा तो लगभग 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक इसकी मोटाई की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो ओजोन परत है इसको रोकने के लिए जो है एक बोल सकते हैं प्रोटोकॉल हुआ था, और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोलिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था, कनाडा में हुआ था। और ये कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था, 1987 को। इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और सबसे पहले जो ओजोन परत की खोज की गई थी, पतला हो गया है, वो किसके द्वारा, तो याद रखनी है फोंटाना के द्वारा। किसके द्वारा, फोंटाना के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है, तो याद रखनी है पूर्वी हिमालय में। कहाँ पर है, पूर्वी हिमालय में स्थित है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। भूटान जो है भारत से कितना सीमा साझा करता है, तो 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा करते हैं भारत के, तो याद रखनी है एक आपका हो जाएगा सिक्किम। कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद एक हो जाएगा आपका असम। उसके बाद हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। और एक आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य कितना डिग्री आगे है, तो याद रखनी है कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना है, 5 घंटा 30 मिनट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रेखा बोलते हैं। और ये कहाँ से गुजरती है, तो याद रखनी है इलाहाबाद के बोल सकते हैं, इलाहाबाद के मिर्जापुर नामक स्थान से ये दोनों गुजरती है। और मानक समय रेखा पूछेगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखनी है इसका ट्रिक है मौका, 6 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, सॉरी 5 राज्यों से। एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओ से हो जाएगा आपका ओडिशा, और यू से हो जाएगा यूपी, और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इसको ध्यान देनी है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो लूनी नदी की बात करेगा तो ये जो है राजस्थान के बोल सकते हैं, राजस्थान के बीकानेर बोल दिया, राजस्थान के अजमेर के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और अपना जल जो है गुजरात के समीप कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये एक बोल सकते हैं, इसको खाड़ा पानी का नदी भी बोला जाता है। इसमें खाड़ेपन की अधिक उर्वरता के कारण इसको नमक नमक नदी भी बोला गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये एक ऐसी नदी है जो कि अपना जल जो है समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती है और कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरे सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इस बांध का नाम केरल के राजा महाबलीपुत्र के नाम पर रखा गया है। तो ये हो जाएगा बानासुर सागर बांध। कौन हो जाएगा? बानासुर सागर बांध। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो याद रखनी है, ये जो है कावेरी नदी पर हो जाएगा, सॉरी कृष्णा नदी पर हो जाएगा। और कृष्णा सागर बांध और मेट्टूर बांध ये दोनों जो है किस पे है? कावेरी नदी पर है। किस पे है? केवारी नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो ये हो जाएगा केरल। और रबर बोल सकते हैं भारत का जो है रबर उर्वरक क्षेत्र का अनुमंडल जो है कहाँ भी है? तो वो भी आपका केरल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी की बात करेगा तो ये जो है कहाँ पर पाया जाता है? भीमबेटका में। और भीमबेटका कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं से संबंधित है। देखिए जातक कथाएं में गौतम बुद्ध के पूर्ण जीवन के बारे में घटना की गई है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर से बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग जानिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध हो जाएंगे। गौतम बुद्ध याद रखेगा, इनका जन्म कब हुआ? ये चीज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 563 बीसी में। इनका बोल सकते हैं, इसने इसके माता जी का नाम क्या था? तो महामाया था। क्या बोलिएगा? महामाया था। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम क्या था? तो याद रखनी है, पिताजी का नाम हो जाएगा शुद्धोधन। क्या हो जाएगा? शुद्धोधन हो जाएगा, जो कि शाकगण के मुखिया थे। इनका पत्नी का नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। और इनके बोल सकते हैं बचपन का नाम सिद्धार्थ हो गया। और पूछा जाएगा कि इनके बेटे का नाम क्या था? तो याद रखनी है, राहुल नाम था। क्या था? राहुल नाम था। और बोल सकते हैं ये जो गृह त्याग किए थे, गृह त्याग के बाद इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये इसको बोलते हैं महाविनिष्कर्मन। क्या बोलेंगे? महाविनिष्कर्मन के नाम से जानते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो उपदेश दिया उसको सारनाथ में दिया, उसको हम लोग जानते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। क्या बोलिएगा? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। उनके बाद जो इनका मृत्यु हुआ ये भी पूछा जाता है, किसके नाम से जानते हैं? महापरिनिर्माण से। किसको? महापरिनिर्माण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतना बात ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की सवाल को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? तो ये हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन के संस्थापक पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा सिमुक। कौन हो जाएगा? सिमुक हो जाएगा। सातवाहन की अगर राजधानी पूछेगा तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठान। क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान। और इसकी भाषा क्या थी? तो याद रखनी है, ये हो जाएगा अर्धमगधी। क्या बोलिएगा? अर्धमगही। अर्धमगधी। अर्धमगधी को हम लोग जानते हैं प्राकृत भाषा से। किसके? प्राकृत भाषा भी बोल सकते हैं। सातवाहन वंश, ये याद रखिएगा, सबसे पहले शीशे का सिक्का किसने चलाया? शीशे का सिक्का भी किसने चलाया है? तो याद रखनी है, ये चलाया है आपका ये सातवाहन वंश ने। यहाँ पर आपको दिया गया है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो जाएगा दंती दुर्ग। कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग। और इसका राजधानी पूछा जाता है तो याद रखनी है मानीखेत। क्या हो जाएगा? मानीखेत हो जाएगा। ठीक है, पांड वंश। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएगा? पाणिनि हो जाएगा। संस्कृत का सबसे पहला व्याकरण पूछेगा कौन हो जाएगा? तो अष्टाध्यायी हो जाएगा। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य के, और बोल सकते हैं मौर्य युगीन साम्राज्य के। या मौर्य युगीन साम्राज्य की भी जानकारी किसमें मिलती है? तो अष्टाध्यायी में मिलती है। पतंजलि का बोल सकते हैं कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पतंजलि अष्टावर्ग अष्टाध्यायी यहाँ पर होना चाहिए, अष्टाध्यायी। और एक होता है चरक। चरक की रचना किसने किया था? चरक ने किया था। ठीक है, अष्टाध्यायी का महाविवाह सूत्र ने किया था। क्या बोलिएगा? महाविवास ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की युद्ध दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर से देखिए थोड़ा सा बात समझिए। एक हुआ था मोहम्मद गौरी के समय हुआ था तराइन का युद्ध। क्या बोलेंगे? तराइन का युद्ध। और तराइन का युद्ध याद रखनी है 3 हुआ था, लेकिन 2 ध्यान देनी है। प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, और इसमें याद रखनी है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और दूसरा जो युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था।
1292 में, और इसमें याद रखनी है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की हार मतलब बोल सकते हैं मृत्यु ही हो गई, और इसने जो है उनके बाद जो है तराइन पर अधिकार कर लिया, तराइन की दूसरी लड़ाई में। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों के दृष्टिगोचर हैं, भारत के किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत। याद रखनी है दिल्ली सल्तनत। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में कितने बने हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में एक आपको याद रखनी है ढाई दिन का झोपड़ा। क्या याद रखेंगे? ढाई दिन का झोपड़ा। ये किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर में बनाया। उसके बाद याद रखनी है कुतुब मीनार। क्या याद रखेंगे? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने। उसके बाद याद रखनी है अलाई दरवाजा। क्या याद रखेंगे? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा के साथ साथ याद रखनी है बोल सकते हैं सीढ़ी किला, ठीक है, ये भी याद रखनी है। और एक याद रखनी है हजार खंबा। क्या याद रखेगा? हजार खंबा। ये सब का निर्माण किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, ठीक है। एक और याद रखनी है आपको निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। क्या बोलिएगा? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। इतना ध्यान एकदम आपको याद रखनी है। दिल्ली सल्तनत में इतने जो है आपको स्मारक देखने को मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक अगर पूछा जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग गुलाम वंश, इसी को बोलते हैं मामलुक वंश, इसी को बोलते हैं दास वंश। और इसका स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे के सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया। देखिए यहाँ पर बात आता है, थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है। कन्नौज की लड़ाई में तो शेरशाह सूरी ने इनको हरा ही दिया हुमायूं को, लेकिन इसके पहले याद रखनी है 1539 में एक होता है चौसा का युद्ध। क्या बोलिएगा? चौसा का युद्ध होता है। उसके बाद 1540 में एक होता है, याद रखनी है कन्नौज का युद्ध। क्या याद रखनी है? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध से ही याद रखनी है इनका नाम एक है बिलग्राम का युद्ध भी पूछा जाता है। ये दोनों युद्ध एक ही है। और इस युद्ध में हुमायूं को हराता है कौन? हुमायूं को हराता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर और मुगल वंश के स्थान पर इसने जो है सूरी वंश की नींव रखी। क्या बोलिएगा? सूरी वंश की नींव रखी। ये चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा 1540। उसके बाद याद रखनी है 1545 में एक होता है, बोल सकते हैं सरहिंद का युद्ध। क्या याद रखनी है? संधिंद, या इसी को बोलते हैं कलिंजर का युद्ध। और इसी के युद्ध में, सॉरी, कलिंजर का युद्ध इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलिंजर का युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध में बोला जाता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। एक बोल सकते हैं अग्निसामंत यंग जो है आगे में आकर इनके आगे में फट जाता है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद एक 1555 में एक होता है सरहिंद का युद्ध। क्या होता है? सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को फिर से पुनः हुमायूं पराजित कर देता है, और फिर से जो है सूरी वंश के स्थान पर क्या याद रखनी है? मुगल वंश का नींव डालता है कौन? हुमायूं। ये चीज ध्यान देनी है। तो इतना कहानी है इन दोनों का, तो ये याद रखनी है आपको। आगे की सवाल देखिएगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में? तो बाबर की आत्मकथा को हम लोग क्या बोलते हैं? तुजुक ए बावरी। क्या बोलेंगे? तुजुक ए बावरी। तुजुक ए बावरी की रचना किसने किया है? तो याद रखनी है खुद बाबर ने किया है। और ये जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस पे भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया है। और इसमें याद रखनी है ये जो है अपने शासन के बारे में बताए, और इसमें इसने 3-4 युद्ध के बारे में बताए। एक आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। उसके बाद याद रखनी है खानवा का युद्ध, ये कब हुआ था? 1527 में। उसके बाद याद रखनी है घाघरा का युद्ध, और उसके बाद चंदेरी का युद्ध। ये 4 युद्ध जो है इन्होंने अपने वर्णन किए हैं। और याद रखिएगा एक राजा का भी किया है, जो याद रखनी है कृष्णदेव राय। क्या बोलिएगा? कृष्णदेव राय, ठीक है, जिसके दरबार में अष्टदिग्गज कवि रहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाबर का जब आया है, तो बाबर से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बाबर ने जो है मुगल वंश की नींव रखी, और मुगल वंश की नींव 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसी में जो है याद रखनी है इब्राहिम लोदी को पराजित कर। क्या बोलिएगा? इब्राहिम लोदी को पराजित कर लोदी वंश के जगह पर किसका नींव रखा? मुगल वंश का नींव रखा। क्या बोलिएगा? मुगल वंश का बोल सकते हैं संस्थापक किसको? बाबर को। और मुगल वंश के ही एक प्रतापी शासक हुए जिसका नाम आपको याद रखनी है। क्या बोलेंगे? अकबर। क्या बोलेंगे? अकबर। अकबर ने जो है याद रखिएगा कई सारे ढेर अच्छे काम किए, इसीलिए अकबर को जो है वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक अकबर को बोला जाता है। चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। देखिए, कर्नाटक युद्ध की बात करिएगा तो ये जो है 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, और ये 3 कर्नाटक युद्ध, पहला जो हुआ है 1746 से 48 के बीच हुआ था, और दूसरा की बात करिएगा 1749 से लेके 54 के बीच चला था, ठीक है? और ये याद रखनी है, तीसरा की बात करिएगा तो 1700 बोल सकते हैं 56 से लेके 63 तक चला था। ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, जिसमें कि पहला जो है याद रखनी है, एलेक्सा-शापल की संधि के तहत समाप्त हुआ है। क्या बोलिएगा? एलेक्सा-शापल संधि के तहत समाप्त हुआ है, और इसमें पुनः जो है मद्रास के लिए ये युद्ध लड़ा गया था, मद्रास पर पुनः कब्जा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरे की बात करेगा तो ये जो है याद रखनी है, पांडुचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। किसके तहत? पांडुचेरी की संधि के तहत। और तीसरा की बात करेगा तो ये पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। और ये तीनों युद्ध जो है याद रखनी है, ब्रिटेन और बोल सकते हैं ये फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह कहने का मतलब हुआ 1857 की क्रांति। क्या बोलिएगा? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति तो कई सारे इनके बोल सकते हैं कारण हैं, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण कारण है वो है, आपको याद रखनी है, गाय एवं सुअर वाले चर्बी को बंदूक का निर्माण। याद रखनी है, सबसे पहले जो है इसमें जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। पहले जो राइफल चलता था उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? ब्राउस बैन के नाम से जानते थे। और याद रखनी है, ब्राउस बैन की जगह पर एनफील्ड राइफल का अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग किया जाने का निर्णय लिया गया। और इसमें पहले हल्ला चला कि इसमें जो है गाय एवं सुअर की चर्बी मिला है। क्या बोलिएगा? गाय एवं सुअर की चर्बी मिला रहता है। तो इसका जो है वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, जांच पड़ताल किसने किया? मंगल पांडे ने। एक नेता हुआ करते थे मंगल पांडे, जो कि याद रखनी है 34वीं नेटिक इन्फेंट्री के फोर्स थे, ठीक है? और इसको पता चला कि हाँ, इसमें जो है सही में गाय और सुअर की चर्बी मिली है। इसके द्वारा जो है इन्होंने जो है उसको दबाना चाहा, लेकिन जो है अपने अधिकारी के दबाव में नहीं दबा पाए। लेकिन ये जो है एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, इसीलिए इन्होंने जो है याद रखनी है अपने बड़े अधिकारी बोल सकते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बोल सकते हैं बाग, और एक का नाम था ह्यूसन। क्या बोलेंगे? ह्यूसन। ह्यूसन की हत्या कर दिया कब? याद रखनी है 8 अप्रैल को। कब हत्या होती है? 8 अप्रैल को इनका हत्या, सॉरी 8 मार्च को इनका क्या कर देता है? हत्या कर देता है। 8 मार्च को जब इनका हत्या कर देता है, तो इनके दौरान 29 मार्च को इनको क्या किया देता है? फांसी पर चढ़ा दिया जाता है मंगल पांडे को। उनके बाद याद रखनी है, बोल सकते हैं 10 मई को जो है मेरठ से जो है याद रखिएगा पूरा सैनिक जो है अपना आंदोलन करना प्रारंभ कर देते हैं, और कहाँ चल जाते हैं? पैदल दिल्ली चल जाते हैं। और दिल्ली से इसका नेतृत्व किसने करता है? तो याद रखनी है बहादुर शाह जफर ने। क्या बोलिएगा? बहादुर शाह द्वितीय या जफर बोल सकते हैं। और इसका सैन्य नेतृत्व किसने करता है दिल्ली से? तो बख्त खां ने। किसने बोलेंगे? बख्त खां ने करता है। तो इतना बात याद रखनी है। और ये 1857 का कार्यकाल था, तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग बोल सकते हैं। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 की क्रांति में कई जगह से कई सारे नेताओं ने पार्टिसिपेट किए। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि आरा से किसने किया? आरा से आपको क्या? वीर कुंवर सिंह ने। वहीं पर पूछा जाएगा, थोड़ा सा हम लोग नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, आरा से आपका हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। वहीं पूछा जाएगा कि आपको जो है याद रखनी है फैजाबाद से किसने किया? सबसे अधिक पूछा जाता है फैजाबाद से, और याद रखनी है अवध से, और आपको याद रखनी है कानपुर से। ये 3 तो एकदम आपको ध्यान देनी है। तो फैजाबाद से कौन हो जाएगा? मौलवी अब्दुल्ला, जिसको हम लोग जानते हैं टंका साह के नाम से। अवध से किसने किया? बेगम हजरत महल ने। क्या याद रखनी है? बेगम हजरत महल। और कानपुर से किसने किया? तो नाना साहब ने। किसने किया? नाना साहब ने। और कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो तात्या टोपे ने किया। किसने किया? तात्या टोपे ने। अगर इतना बात भी आपको ध्यान देनी है, तो आपका लगभग जो है 1857 की क्रांति से क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। आगे की सवाल को देखिए। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली के आधारशिला इनमें से किसने रखी? तो जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मेरी के स्वागत में तृतीय दिल्ली दरबार लगाया गया था। और ये किसके नेतृत्व में? तो याद रखनी है लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में। क्या बोलिएगा? लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में ये लगाया गया था। और इसी में निर्णय लिया गया, इस समय जो है बंगाल विभाजन रद्द करने की मांग इसमें किया गया, और रद्द किया भी गया। उसके बाद जो है बोला गया कि दिल्ली से जो है भारत की, सॉरी कलकत्ता से जो है भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुआ जाएगा? तो दिल्ली हुआ जाएगा। और इसी दिल्ली जाने के क्रम में लॉर्ड हार्डिंग का पर बम फेंका जाता है, जिसको हम लोग दिल्ली संयंत्र के नाम से जानते हैं। और ये बम फेंकने का किसने अपना रूपरेखा तैयार किया था? तो रास बिहारी बोस ने। लेकिन इसमें 4 व्यक्तियों को फांसी भी दिया गया, जिसमें आपका था बसंत विश्वास। क्या याद रखिएगा? बसंत विश्वास हो जाएगा।
अवध बिहारी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, अवध बिहारी हो जाएंगे। और याद रखिएगा बाल मुकुंद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाल मुकुंद हो जाएंगे। ये चीज ध्यान देंगे। तीन तीन चार व्यक्ति को जो है इसमें फांसी दिया गया, लेकिन रास बिहारी बोस का जब नाम आने लगा तो वो भागकर कहाँ चल गए, नेपाल चल गए। तीन सभी बातों को याद रखनी है, बढ़ेंगे हम लोग। और आपको याद रखनी है दिल्ली दरबार अभी भारत में कितने बार लग चुके हैं अंग्रेज के समय, 3 बार। एक बार लगा था 1877 लीटन के समय, एक बार लगा था 1903, याद रखनी है किसके समय, तो करजन के समय, और एक आपका 1911 या किसके समय, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की सवाल देखिएगा, सहायक गठबंधन 1798 में डैश के द्वारा तैयार एक हस्तक्षेप नीति था। सहायक संधि किसने लाया, तो याद रखनी है लॉर्ड बेलेजली ने। किसने लाया, लॉर्ड बेलेजली ने। लॉर्ड बेलेजली ने लाया नहीं बोल सकते हैं, इसका विस्तार किया, लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि सहायक बंदी किसने लाया, तो वो हो जाएगा फ्रांसीसी गवर्नर, आपका क्या नाम था, डुप्ले। क्या बोलिएगा, डुप्ले नाम था। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे पहले जो सहायक संधि किस पर लाया, तो याद रखनी है हैदराबाद। क्या बोलिएगा, हैदराबाद। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। ये कार्यशील पूंजी के अंतर्गत, किसके द्वारा, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। आगे की सवाल देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना। यह वर्ष कब आया था, तो 1951 से 56, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये किस मॉडल पर था, तो हेरेड डोमल मॉडल पर। क्या बोलिएगा, हेरेड डोमल मॉडल पर आधारित था। और ये किसके क्षेत्र में विस्तार करना था, चाहता था, कृषि के क्षेत्र में विस्तार करने चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है, तो आरबीआई। कौन करते हैं, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कई बार हमने आपको बता दिया है, तो एक बार और देख लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। आरबीआई का गठन की बात करिएगा तो अधिनियम कौन सा हो जाएगा, 1934 का अधिनियम हो जाएगा। कमिटी पूछेगा तो याद रखनी है यंग हिल्टन कमेटी। कौन हो जाएगा, यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर। इसका गठन कब किया गया, तो 1935 में किया गया। 1935 में। इसका बोल सकते हैं राष्ट्रीयकरण कब किया गया, राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाएगा, तो राष्ट्रीयकरण पूछा जाएगा तो 1949 में किया गया। और पूछा जाएगा कि इस ये जो है पहले इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, 1937 के पहले पूछा जाएगा तब तो हो जाएगा आपको कहाँ पर, 1947 के पहले पूछा जाएगा तब हो जाएगा आपको कोलकाता। क्या हो जाएगा, कोलकाता। और अभी अगर वर्तमान में इसका मुख्यालय पूछा तब आपका कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। आरबीआई का पूछेगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और वहीं अगर पहला भारतीय पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, सीडी देशमुख हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सीडी देशमुख। और अभी वर्तमान में अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन है, तो याद रखनी है संजय मल्होत्रा। क्या याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ठीक है, और ये किस क्रम के बने हैं, तो 26वें क्रम के बने हैं। यहाँ से अब आपका आरबीआई का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित होता है। देखिए, एक होता है कर्नाटक में, एक होता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। कर्नाटक में इसको कंबाला त्योहार बोलते हैं जो कि भैंसों का दौर होता है, और तमिलनाडु में हम इसको जल्लीकट्टू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जल्लीकट्टू में। अंतर यही है कि इसमें जो है बैल का दौर होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, दो आपको यहाँ से पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर से एक बार लिख देते हैं, यूनाइटेड नेशन। क्या बोलिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन। क्या बोलिएगा, ये बिहार दरोगा 1275 में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, और बोल सकते हैं साइंस। क्या बोलेंगे, साइंस कल्चर, कल्चरल साइंस, और बोल सकते हैं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसका जो मुख्यालय अगर आपको पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय फ्रांस का पेरिस हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब जो है यूनेस्को का गठन भी आपसे पूछ सकता है, इनका गठन कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में। इसमें लगभग 193 देश थे, तो एक बार देख लीजिएगा, अभी वर्तमान में कुछ हो सकता है बढ़ा होगा। आगे की सवाल देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय कार्यक्रम अंतरिक्ष का जनक पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा विक्रम साराभाई। और इसका जो है नाम 1969 में परिवर्तन करके क्या रखा गया, इसरो। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका गठन कब किया गया था, 15 अगस्त 1969 को। कब बोलिएगा, 15 अगस्त 1969 को। और इसका अगर मुख्यालय भी आपको पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तब हो जाएगा बंगलुरु। कहाँ पर हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अभी बनाया है, तो याद रखनी है भी नारायण, डॉक्टर भी नारायण। ठीक है, इसको ध्यान देनी है। आगे की सवाल को बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब मापने के लिए एसआई इकाई है, तो ये हो जाएगा पास्कल।
अगर एसआई इकाई नहीं होगा, आपका 1275 में ये भी पूछा है, तो दाब बराबर याद रखनी है, फार्मूला होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। कैंडला किसका होता है? ज्योति तीव्रता का होता है। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। केल्विन किसका होता है? ताप का होता है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग पैरोमीटर का। किसको करते हैं? पैरोमीटर। पैडोमीटर में समुद्र की गहराई मापते हैं। क्या बोलेंगे? समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं? तो याद रखनी है, इसको मांगते हैं पैडोमीटर से, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सा एक अदिश राशि है? अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ परिणाम हो, दिशा नहीं हो। तो ये जो है एक प्रकार का यंग का मापक जो है एक प्रकार का अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति का एक उदाहरण है। ये एक प्रकार का बोल सकते हैं, तो तोप ताप का जब गोला दागा जाएगा, ये मान के चलिए क्षैतिज है, यहाँ से जब जाएगा तो ये एक प्रकार का परवलयाकार हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति बोलते हैं। और ये कितना डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन होता है? देखिए परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर है कैल्शियम। कैल्शियम का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है? 40। परमाणु संख्या पूछेगा तो 20 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना होता है? परमाणु संख्या 17 और इसका परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो 35.5 हो जाएगा। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 और परमाणु द्रव्यमान 24.5 हो जाएगा। और सल्फर का कितना होता है? 16 और इसका हो जाएगा 32। तो यहाँ देख लीजिए सबसे अधिक किसका है? 40 हो जाएगा। किसका? कैल्शियम का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। हाइड्रोलाइटिक अम्ल हो जाएगा। और ये कहाँ पर पाया जाता है? अमाशय के जठर रस में। क्या बोलिएगा? अमाशय के जठर रस में इसका पाया जाता है, ठीक है, जठर रस में। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कहाँ पर पाया जाता है? बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरका में करते हैं। किसका? सिरका में। और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। और बोल सकते हैं इसका जो है दवाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर है? सबसे कठोर अगर पदार्थ पूछा जाएगा तो हीरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम एक प्रकार का बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या बोलिएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में याद रखनी है आपको क्या पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ 70s राइबोसोम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम याद रखिएगा, इसको आत्महत्या का थैली करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और गोल्जी काय को एक प्रकार का ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है। हिंदी में अगर बोलिएगा तो ये हो जाएगा यातायात प्रबंधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी के उनके द्वारा कार्य करने पर अधिकार है? तो याद रखनी है आधारित है। तो मटर के पौधे पर आपको पता है, और इन्हीं ने आनुवंशिकता का पिता भी इन्हीं को बोला जाता है। आगे की सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? तो यह हो जाएगा सहारन सिल्वर चींटी। और ये बोल सकते हैं 2000 चींटी की प्रजाति में सबसे अधिक दौड़ने वाली कौन है? तेज चलने वाली सहारन सिल्वर चींटी हो जाएगा। और ये अपने का बोल सकते हैं, अपने लंबाई का बोल सकते हैं लगभग 80 गुना तेज दौड़ती है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। आगे के सवाल देखिएगा। रक्त में आरबीसी का बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथोमिया बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आज हमने आपको 50 क्वेश्चन कराया। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है? 2 सीरीज हमने आपको करवा दिया। अगर ये सीरीज आपको ठीक ठाक लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपका इसमें 35 नंबर किसका किसका आया। जिसका 35 नंबर आया उसका तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। अगर आपको ये सीरीज ठीक लगा है तो ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुबह के होमवर्क सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।